ओके बच्चों, तो क्लास 11 फाउंडेशन का आज लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 2 चलेगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है और इस लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे कि गैलीलियो का लॉजिक थॉट और एरिस्टोटल फैलेसी का स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ के बारे में बहुत सारी बातें हमने डिस्कस किया था ना। कितने बच्चे आए थे उस दिन? बहुत कम बच्चे थे, है ना? 2 लोग 3 लोग थे। ठीक है, आज एक बच्चा फिर एब्सेंट है, आज गौरव। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, आर्ट इज फिजिक्स। तो लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 में हम आज सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ रखा है आप लोगों ने, है कि नहीं? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, पढ़ा है? सेकेंड लॉ बोलो बेटा, नहीं पढ़ा है? कितने लोग न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं जानते? आप कहें सर हमें नहीं पता, हमें भी नहीं पता। कितना प्यारा सा लॉ है, सिंपल सा लॉ है। स्नेहा बोलो, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, वेरी सिंपल है ना? अरे वही पुराना वाला लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बस यही है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। और इसी पर सवाल बनते हैं। और लॉज ऑफ मोशन से आपका स्टार्ट हो रहा है डायनेमिक्स, मैंने बताया था। लॉज ऑफ मोशन ये क्या है? डायनेमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? डायनेमिक्स का। और ये भी आपके जेईई मेंस और नीट में खूब क्वेश्चन देता है। जेईई मेंस में तो रहता ही है, नीट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो नीट में आएगा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं नीट वाले। जेईई मेंस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल होता है, लेकिन नीट में सिंपल कॉन्सेप्ट होंगे बेटा, ठीक है ना? क्लियर? तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट कह लीजिए लॉ है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। कौन सा? न्यूटन सेकेंड लॉ। ये होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हल्के मत लीजिए। कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें क्या रखा हुआ है, ये तो 9th में पढ़ रखे थे, 11th में पढ़ रखे हैं, है ना? लेकिन इसमें बहुत दम है। इसी को बोलते हैं रियल लॉ, न्यूटन्स रियल लॉ। यही है रियल लॉ। इसी से आप फर्स्ट लॉ भी प्रूफ कर सकते हो और थर्ड लॉ भी प्रूफ कर सकते हो। इसी से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स का रियल लॉ। ठीक है ना? डायनेमिक का मतलब क्या होता है मालूम है? स्टडी ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। मतलब मोशन का जो कॉज है उसके साथ स्टडी करना मोशन की, वही क्या है? डायनेमिक्स है। कोई बॉडी मोशन में है तो आप जनरली मोशन की स्टडी आपने किया, ठीक? लेकिन मोशन है उसकी तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन किस वजह से बॉडी मोशन कर रही है वो भी हमें जानना है और उसकी भी स्टडी करनी है। क्लियर? मतलब यहाँ इस डायनेमिक्स में
सिर्फ आप एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप कहेंगे अप्लाई कर लें और हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और हमें क्वेश्चंस आ जाएगा, तो मुश्किल है। समझ में आ रहा है ना? जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ एफ इक्वल टू एम ए से ही सॉल्व नहीं होते, कभी कभी इसमें इन्वॉल्व होता है नेट फोर्स। क्या इन्वॉल्व होता है? नेट फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? इतनी बातें इन्वॉल्व होती हैं इसके साथ में, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। क्या क्या? नेट फोर्स की कहानी, इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? 3, बेसिकली 3 होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना? और साथ में कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है, जैसे कि कोई स्टोरी बना के दे दिया गया है, उस स्टोरी का जो थीम है वो क्या है। ठीक ना? कोई बॉडी मोशन कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, वो जो कहानी भरी होती है उससे भी कॉन्सेप्ट निकालने के बाद तब हम ये अप्लाई करते हैं। कहाँ ये अप्लाई करना ज़रूरी है, कहाँ अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस पर एक न्यूमेरिकल नोट करें। नोट करेंगे तो फार्मूला तो याद रहेगा आप लोग को। बोलो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। ये नीट का क्वेश्चन है। पहले जब पीएमटी हुआ करता था, है ना, नीट को पहले क्या करते थे? पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट होता था। तो एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग इन फ्यूचर में अगर नीट के एग्जाम या जेईई मेंस का एग्जाम देंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लिखिए, अ कार ऑफ मास, a car of mass 1000 kg mass 1000 kg is moving with a velocity, is moving with a velocity 10 meter per second। लिखा, and is acted upon, and is acted upon by a forward force, forward force of 1000 Newton due to engine। लिखा, and retarding force, retarding force of 500 Newton, 500 Newton due to friction, due to friction। Clear? What will be, what will be its velocity, its velocity after 10 second, after 10 सेकेंड वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, बी 15 मीटर पर सेकेंड, सी 20 मीटर पर सेकेंड, डी 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? आप जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे सॉल्व करिए। 2 मिनट टाइम देता हूं आप सभी को। चलो,
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंपल सा बात है कि इंजन फोर्स यह लगा रहा है, जो कार का इंजन है वो फॉरवर्ड लगा रहा है, फ्रिक्शन उसके पीछे लग रहा है, तो कुल नेट फोर्स कितना होगा? आ गया ना नेट फोर्स। भाई बड़े फोर्स में से क्या करेंगे हम, छोटे को वेक्टर पढ़ा है ना आपने। भाई जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो बड़े में से क्या करते हैं? नहीं आ रहा है। देखो मान लो नितिन को मैं अपनी ओर खींच रहा हूं ऐसे, और अखिल अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो नितिन किधर जाएंगे? जिधर ज़्यादा फोर्स होगा। और वो कितना ज़्यादा फोर्स में ये आगे जाएंगे, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उतने ज़्यादा फोर्स से क्या होगा, ये आगे जाएंगे। क्लियर है ना? तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं किसी एक सिंगल पॉइंट पर, तो आपने वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जैसे मान लो एक बॉडी है ये, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में, सपोज दैट, और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है F2। ठीक है, हम यहां पे अगर ये माने कि F1 बड़ा है F2 से, F1 ग्रेटर देन F2, तो F1 और F2 क्या लेंगे हम यहाँ पे? रिजल्टेंट लेंगे। क्या लेंगे? रिजल्टेंट। तो जो बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटे वाले फोर्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा F नेट, उसे हम लोग कहते हैं F1 माइनस F2। ये आपका क्या है? नेट फोर्स है। तो बड़े वाले फोर्स में से क्या करेंगे? छोटे वाले फोर्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब अपोजिट रहेंगे तब। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या करेंगे हम? दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। क्लियर है ना? ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। जब दो वेक्टर अपोजिट होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? उनका डिफरेंस होगा, बड़े में से छोटे को माइनस। अब सेम डायरेक्शन होंगे तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो अब हम यहां पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहां पे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 1000 है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 1000 न्यूटन। अपोजिट कितना है? फ्रिक्शन 500। तो कार पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन द कार, 1000 माइनस क्या करेंगे बच्चों? 500। तो आपका आंसर आएगा 500 न्यूटन। अब इस कार पर 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस कार पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है? 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या हम इस पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू ma। तो यहां से A कितना आएगा? फोर्स बाई मास। फोर्स बाई मास मतलब 500, और मास कितना आपका दिया है? 1000 दिया हुआ है। तो ये कट जाए, कितना जाएगा आपका? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन आएगा? कितना एक्सेलरेशन आएगा बच्चों? ठीक है, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको मिल गया। ये जो वेलोसिटी दिया गया है बच्चों, आपका इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है। ये क्या दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है ना? आपसे आफ्टर टाइम t कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो अब लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस हाफ 80 नहीं, सिर्फ 80। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपका? यहां से u कितना दिया है? 10 मीटर, और ये दिया है 1/2। t कितना दिया है? 10। 10 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो नितिन, खुश हो गए? समझ में आ गया बच्चे? महिमा नोट कर लो, ले लेते हैं मेरे कल एक और। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन लिखिए। अ फोर्स ऑफ
अ फोर्स ऑफ 72 डाइन, हाँ क्या बात है, डाइन है ना डाइन में समझिएगा, डाइन, अ फोर्स ऑफ 72 डाइन इज inclined to the horizontal at an angle of 60 degree, an angle of 60 degree, horizontal at an angle of 60 degree. Find the acceleration in a mass of 9 gram, 9 gram, which moves in horizontal डायरेक्शन। वो किधर मूव कर रहा है बॉडी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऑप्शन दे रखा है इसमें, एक्सेलरेशन पूछा ना बेटा, क्या पूछा इसमें ना, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आपका जो आंसर दे रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रहा है आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी दे रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन डी मार दिया जाए सही हो जाएगा है ना नितिन? क्यों बेटा, ट्राई करना जैसा, जल्दी ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नितिन सोच रहे हैं कि 8 वाला सही होगा शायद, अगर मैं बता देता हूं तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना? अगर गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, फिर से बता देंगे, और क्या। क्यों नितिन? स्नेहा बेटा, लग रहा है आपको 8 होना चाहिए? रचल क्या लगाएंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे आप लोग? एम में ए आ जाएगा ना, F/m से। भाई यूनिट सिस्टम एक ही होना चाहिए। आपका जो फोर्स दिया है वो किस में दिया है? CGS सिस्टम में, बोलो दिया है। और जो मास दिया हुआ है, मास, वो भी CGS में दिया है, तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक न्यूटन दिया होता, ये ग्राम दिया होता, या ये डाइन दिया होता, ये किलोग्राम, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ता, है ना? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि यूनिट सिस्टम एक बार जरूर मैच करा लेना चाहिए। बोलो नितिन, क्या कहते हो इस बारे में? मैच कराना चाहिए ना? क्या मैच कराना चाहिए? यूनिट सिस्टम। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले काम यही करना चाहिए, सबसे बढ़िया। तो जल्दी से फटाफट के अंदाज में आप लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा? महिमा ने आंसर दिया, कौन सा आंसर? रचल, नितिन, स्नेहा, अखिल, बेटा जल्दी से बताओ आंसर। इतना सोच क्यों रहे हो? देखो, इनक्लाइंड कह रहा है, ये फोर्स इनक्लाइंड है किसी हॉरिजॉन्टल से। ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, एक बॉडी है ऐसे रखी हुई है ऐसे, इस पर इनक्लाइंड है फोर्स,
इंक्लाइंड का मतलब है इससे कुछ एंगल बना रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है ना वो ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसे फोर्स लगा हुआ है। इंक्लाइंड है कि नहीं है, देखो बोलो, तो फोर्स ऐसे लगा हुआ है। ये है आपका 72 डाइन। कितना एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री। और ये बॉडी किधर मूव कर रही है बच्चे? ये बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, मतलब ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो ये मूव करेगी तो इसके पास क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा, वही निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो इस 72 को डिवाइड करेंगे, इधर वाला होता है क्या 72 cos 60 डिग्री, और इधर हो जाएगा 72 sin 60 डिग्री। बोलो हो जाएगा ना। f cos थीटा f sin थीटा, जिधर थीटा अटैच होता है उधर क्या होता है? cos होता है, यानी हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? cos होगा। तो फोर्स कितना आपका जाएगा? 72 इंटू कॉस 1/2 होता है, और ये कितना होगा? 36, यानी F आएगा 36 डाइन। खत्म, F आ गया। क्या करना है अब? एक्सेलरेशन निकाल लो, फोर्स बाई मास कर दो। 36 बाई मास कितना है आपका? 9 ग्राम। 9 चौके 36, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो सही है? क्लियर है बच्चों? है ना सिंपल। तो ऐसे ही नीट के क्वेश्चंस पुट अप होंगे। क्यों महिमा, कर लोगी ना क्वेश्चंस ऐसे? तो आपको सडनली सोचना चाहिए कि जिधर मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन उधर ही होगा। इसका मतलब जिधर मोशन होगा उधर ही हम क्या लेंगे? फोर्स लेंगे, क्योंकि फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। क्यों अखिल बेटा? किसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है? फोर्स की वजह से। तो फोर्स कौन सा लोगे? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? क्यों हॉरिजॉन्टल लोगे? क्योंकि मोशन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब लॉजिक है। एक क्वेश्चन और दें तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है भर भर करके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। ये सेंट्रल स्कूल में पूछा गया था एक बार, मतलब जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम सब देते हैं केंद्रीय विद्यालय का, तो सेंट्रल स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया है ना। लिखिए उसको। अ बुलेट ऑफ मास अ बुलेट ऑफ मास। बुलेट जानते हैं कौन सा बुलेट? चलाने वाला नहीं, ठाई ठाई, है ना, पिस्टल वाला, राइफल वाला, रिवॉल्वर वाला, और कौन सा वाला? तमंचा वाला भी। लिखो, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, 0.04 kg, moving with a speed 90 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा है। enters a heavy wooden block, enters heavy wooden block, लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है ना बेटा, वुडन ब्लॉक, एंड इज स्टॉप्ड after a distance of 60 cm। क्या बात है, 60 सेंटीमीटर
के बाद ये स्टॉप हो जाता है ब्लॉक। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स exerted by the resistive force exerted, exerted, exerted by the block on the bullet, on the bullet। तो ऑप्शन भी लिखना चाहेंगे आप लोग? चलिए ऑप्शन लिख लीजिए इसका। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है 250 न्यूटन, बी 270 न्यूटन, सी 300 न्यूटन, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है ना। इमेजिन करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इमेजिन करना सीखो। मान लो ये क्या है, वुडन ब्लॉक है ना। बुलेट आई इसे दिखवा रही है, धसा यहाँ पे, है ना। इसमें धसा और इसको चीरते फाड़ती मतलब इसमें घुसते 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 बहुत दूर तक गया। वुडन ब्लॉक कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। मान के चलो कि 3 से 4 मीटर। कितना है? 3 से 4 मीटर। अब बुलेट कितना दूर तक गया? 60 सेंटीमीटर तक गया। फिर वो स्टॉप में आ जाता है। मतलब अब बुलेट मोशन करना, इसका मतलब उसे कौन रोक रहा है? वो जो वुडन ब्लॉक है उसके मोशन क्या कर रहा है? वो अपोज कर रहा है। अपोज करने के लिए अगर उसके मोशन के अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, फ्रिक्शन, तो रजिस्ट कर रहा है उसको। तो रजिस्टिव फोर्स कितना होगा ये निकालना है। तो बॉडी किस में आ रही है? स्टॉप में आ रही है। बुलेट स्टॉप में आ रही है। पहले किस स्पीड चल रही थी? 90 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे आ रही है, देखो ये 90 मीटर पर सेकंड से आ रही है, आ रही धंसा। धंसेगा तो क्या होगा? ये रजिस्ट होगा। इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और कम होते 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 रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। अब जब रुक गई तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी ना, कि सडनली रुक जाएगी? भाई स्पीड सडनली तो जीरो होगा नहीं उसका। 90 मीटर पर सेकंड से जा रही थी बुलेट, और धसने में धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो जहां पे एकदम स्टॉप में आ जाती है, जहां से धसने से स्टॉप तक में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया? बोलो, वो डिस्टेंस कितना दिया है? बोलो, समझ में आ गया? तो फोर्स कितना लग रहा है उसको रोकने के लिए। तो इसमें जब कोई बॉडी रेस्ट में आएगी, स्टॉप में आएगी, तो क्या होगा बताइए जरा सा। जब कोई बॉडी मोशन से अगर रेस्ट में आती है तो वो रिटार्डेशन कहलाती है। वो रिटार्ड हो रही बॉडी। मतलब इसमें आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव में निकालना है। किस में निकालना है? नेगेटिव में। ठीक है। तो आपका जो ये वेलोसिटी दिया है ना, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ये क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर है? और ये डिस्टेंस कितना दिया? 60 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? 60/100 कर दें तो 6/10 मीटर आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा ना? 3 2 जा 5 2 जा 3/5 मीटर। बोलो, सही है? 3/5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनिशियल दिया है, फाइनली वो स्टॉप में आ जाती है, रुक जाती है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चा, वो क्या होगी? 0 होगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0,
तो जो एक्सलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ 0 कर देंगे, 90 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 2as कितना दिया है 3/5। इसको हम ट्रांसफर करेंगे उस साइड, 90 का स्क्वायर कितना होगा, आई होप 8100 होगा, बोलो हाँ कि ज़्यादा होगा, सही है। इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, ये नेगेटिव में आएगा, बराबर हो जाएगा आपका 6/5a, है ना। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ए निकाल लेते हैं आपका, तो -8100 इंटू 5/6, क्या ये कटेगा 6 से, 6 1 जा 6, 2 3 है ना, तो 2 टाइम्स आएगा तो 21 होगा, 3 टाइम्स आएगा, फिर 30 और 6 5 जा 30, 1350 आ जाएगा फाइनली। मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 505, 5 5 जा 25 है ना, 25 15 15 15 15 2 17, कैरी 1 5 का 5 1 6, तो -67 है ना, ये आएगा ना 6750 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सलरेशन आ जाता है। क्लियर है, कितना एक्सलरेशन आता है बेटा, 6750। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास कितना है 0.04 इंटू 6750, हम सिर्फ माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि माइनस क्या शो करता है, रजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 675 होगा। ये मल्टीप्लाई करके देखे जरा सा तो कितना आएगा, ये करीब करीब 4 1 से 20 हो जाएगा, और 4 से 28, 28 से 2 30 है ना, कैरी 3 और 6 चौके 24 3 27, 27.0 न्यूटन आएगा, 270 270.0 मतलब 270 न्यूटन। ऑप्शन कौन जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 270 न्यूटन। बोलो समझ में आ गया अच्छे से। तो जब भी बुलेट धंसेगी याद रखना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और जो वेलोसिटी दिया रहेगा वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी। और जब बुलेट धंसेगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और वहाँ पे जो एक्सलरेशन होगा वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। बोलो समझ में आ गया ना। आगे टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसमें आपका इम्पल्स। क्या स्टार्ट करेंगे, इम्पल्स। तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, इम्पल्स। क्लियर, क्या हेडिंग रहेगा, इम्पल्स। हेडिंग डालो इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। इम्पल्स एक्चुअल में एक चेंज इन मोमेंटम है। क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तभी इसीलिए इसका नाम रखा गया है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या नाम रखा गया है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्यों नाम रखा गया है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, अब समझिए। जब कोई लार्ज फोर्स, ढेर सारा फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक जैसे कि कोई खड़ा है और उन्हें पुश किया ऐसे, शॉर्ट टाइम के लिए मैंने पुश किया ऐसे, है ना, तो ऐसे पुश किया शॉर्ट टाइम के लिए, तो जो इस पर फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देगा। क्या करेगा, मोमेंटम को। भाई अभी वो रेस्ट में था, मान लो नितिन यहां खड़े हैं, नितिन को अखिल ने क्या पुश कर दिया ऐसे, है ना,
तो नितिन क्या आ जाएंगे, मोशन गिर जाएंगे उस साइड में। इनका मोमेंटम क्या था, इनिशियल 0 था और फोर्स अप्लाई होने से क्या हुआ, ये मोशन में आ गए। तो मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होगा, किसका, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ठीक है ना। इफ अ लार्ज फोर्स F exerts on a body for a short time delta t, then product of F and delta t is called impulse. Note it, is called impulse। और इसे हम J से डिनोट करते हैं, किससे, J से। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये होगा वेक्टर F इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये है आपका क्या फार्मूला। F इंटू डेल्टा T क्या कहेंगे बच्चों, हम इम्पल्स कहेंगे। ठीक रहेगा। ये जो फोर्स है यहां पे कांस्टेंट फोर्स है। क्या है ये, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, याद रहेगा। इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी, एसआई यूनिट ये होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। बोलो क्लियर है बच्चों, न्यूटन सेकेंड एसआई यूनिट। कोई कंफ्यूजन अब, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड। अब अगर ये फोर्स वेरिएबल हो, क्या हो, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अगर फोर्स वेरिएबल हो तब क्या करेंगे हम, तो ग्राफ चेक कर लेते हैं इसका। क्या देखेंगे हम, ग्राफ। इफ फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स वेरिएबल रहेगा तब क्या होगा, ग्राफ देखेंगे। इस साइड लेंगे टाइम लेंगे और इधर क्या लेंगे बच्चों, फोर्स। तो ग्राफ मान लेते कुछ ऐसा आ रहा है, इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स टाइम बढ़ रहा है, फोर्स इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, फोर्स इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, फोर्स इधर बढ़ रहा है कि नहीं बेटा। तो फोर्स कंटिन्यूस क्या है, टाइम के साथ वेरिएबल है। जब वेरिएबल है तो क्या करेंगे, इसके ग्राफ के अंडर में जो पोर्शन पड़ रहा है उसका एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो क्या मिल जाएगा आपको, इम्पल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इम्पल्स। मान लो ये किसी टाइम t1 से t2 टाइम के लिए, मान लो फोर्स F1 से F2 तक क्या करता है, ये वेरी करता है, या t1 से t2 तक वेरी कर रहा है। कहाँ से, t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक क्या कर रहा है, ये फोर्स वेरी कर रहा है। इस कंडीशन में जब हम इम्पल्स निकालते हैं J, तब इम्पल्स निकालेंगे इंटीग्रेशन F dt मतलब शॉर्ट टाइम, टाइम कहाँ से, t1 से लेकर के t2 तक। एक हम इंटीग्रेशन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे तो इम्पल्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो नोट कर लीजिए, इफ फोर्स इज वेरिएबल देन इम्पल्स इज गिवन बाई वेक्टर J इक्वल टू इंटीग्रेशन F dt t1 से t2। ठीक है, नोट करिए यहां तक। खेल समझ में आया बेटा यहां तक, ओके। तो अब डालिए हेडिंग इसमें, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम समझिए ध्यान से। वी नो दैट J इक्वल टू क्या होता है, F डेल्टा T। ये पढ़े हो ना भी जस्ट।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है वेक्टर एफ मतलब फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ा है बोलो, या dp बाई डी टी या dp बाई डी टी या डेल्टा p बाई डेल्टा t, एक ही बात होती है। बोलो बेटा अखिल, डेल्टा p बाई डेल्टा t कहो या dp बाई डी टी कहो, दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, इस बात से एग्री हो, बोलो क्लियर है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो वेक्टर एफ डेल्टा टी कितना आएगा आपका, डेल्टा पी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आ जाएगा। अब जरा दोनों को मैच कराओ, जहां एफ डेल्टा टी है वहां डेल्टा पी लिख सकते हो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर जे कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा पी, मतलब जो इम्पल्स है वो किसके बराबर है, यहां इम्पल्स हमारा किसके बराबर है बच्चों, चेंज इन, कहोगे सर चेंज इन मोमेंटम, और क्या है ना बहुत सिंपल है ना, बोलो किसके बराबर है ये, हाँ चेंज इन मोमेंटम। मतलब जब भी आपको इम्पल्स निकालना है तो आप क्या निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जब भी सवाल पूछेगा कि हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स निकाल लो, और इम्पल्स पूछा चेंज इन मोमेंटम निकालो, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। और मेनली आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है। अगर इम्पल्स पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे इम्पल्स ही पूछता है, क्या पूछेगा, इम्पल्स, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स अगर पूछा चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब वही है, एक ही बात है भाई, इम्पल्स कहिए या चेंज इन, दोनों बराबर है आपस में। तो क्वेश्चन किया जाए इस पर एक न्यूमेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए इस पर ही, नीट का एग्जाम का और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। चलो लिखो बेटा, while launching a rocket, while launching a rocket, launching a rocket of mass 2 into 10 की पावर 4 kg, 2 into 10 की पावर 4 kg, 10 की पावर 4 kg, ये रॉकेट का मास दिया गया है, ठीक है ना। a force of 5 into 10 की पावर 5 न्यूटन is applied for 20 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए अप्लाई होता है बेटा, 20 सेकेंड। ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय रॉकेट, कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट at the end of 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड, एंड ऑफ 20 सेकेंड। वेलोसिटी एट द एंड,
एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, ऑप्शन ए आपका है 500 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 300 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकेंड, डी है 600 मीटर पर सेकेंड. There are 4 options is given. Now solve it for 2 minutes. तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. रॉकेट जा रहा था, वो पहले तो खड़ा था रॉकेट, है ना. ये आपका रॉकेट है बढ़िया सा, देखो पहले रॉकेट ऐसे था, है ना. अब ये ब्लास्ट होने वाला है, और जब ब्लास्ट होगा तो इसमें फोर्स अप्लाई होगा. ब्लास्टिंग के दौरान ऊपर तक अप थ्रस्ट अप्लाई होता है. ये जो फोर्स अप्लाई होता है कितना न्यूटन है, 5 × 10⁵ न्यूटन फोर्स है. ये फोर्स इतने टाइम के लिए अप्लाई होता है, तो इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितना वेलोसिटी अटेन कर लेता है ना. तो हमारे ख्याल से इस पर ये लार्ज फोर्स है, ये शॉर्ट टाइम है. जब ये रुका था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, है ना. तो मतलब मोमेंटम था, क्या था इसका इनिशियल, बोलो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है कि नहीं. फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, मतलब मोमेंटम में चेंजेस आया. तो यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर सकते हो क्या बच्चों, बोलो. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ये कितना आपका है, 5 × 10⁵ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस, यानी mv माइनस mu. क्लियर. m कॉमन लेंगे तो v माइनस u. आपको क्या निकालना है, v, फाइनल वेलोसिटी v निकालना है t = 20 सेकेंड पे. तो 5 × 10⁵ × 20, मास कितना गिवन है, 2 × 10⁴. v निकालना है, इनिशियल क्या है 0. तो कितना आएगा बच्चों, ये 5 × 10⁵ × 20, उसे डिवाइड कर देंगे 2 × 10⁴. 2 दहम्मा क्या हो जाएगा, ये 20. 10⁶ हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, है ना, पूरे से. तो यहाँ 100 बचेगा बराबर v. तो v कितना आएगा, 10 × 10 कितना, 100 × 5, 500 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा. कितना आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बोलो क्लियर है, बोलो बच्चों क्लियर, नोट कीजिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है ये. अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, है ना. एक मशीन गन है, मशीन गन बना लेते हैं आप लोग, है ना. ये मशीन गन है आपका, ठीक है. क्या है, मशीन गन है. ये बुलेट फायर करता है 40 ग्राम की. जो इसकी बुलेट है ना, वो कितने ग्राम की है, वो ये बुलेट 40 ग्राम की है. ये फायर करता है कितने स्पीड से, इसकी जो स्पीड दिया गया है वो कितना है, हाँ 1200 मीटर पर सेकेंड से फायर करता है. ठीक है. एक पर्सन है, मान लो कि हाँ नितिन पर्सन है, वो नितिन पकड़ के रखे हुए हैं मशीन गन AK-47, है ना. क्यों नितिन, टट से चला रहे हैं बंदूक, है ना. 1200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से AK-47 से जा रही है. मान लो आप बॉर्डर पे खड़े हो, है ना. कहाँ पे, बॉर्डर पे. AK-47 चलाने का मन करता है ना, नहीं मन करता. अच्छा चलो ठीक है. कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था बेटा,
ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई होता है बुलेट पे, जब ये यहाँ से फायर करेगा तो यहाँ जो हैमर होता है बुलेट पे मारता है, ये फोर्स अप्लाई करता है। कितना फोर्स अप्लाई करता है? F 144 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है इसमें, 144 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, अप्लाई करता है। तो आपको नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी है, कितनी बुलेट्स निकल रही हैं कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। वेरी स्मॉल टाइम कितना है? 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स निकल रही हैं ये आपको बतानी है। क्लियर? यही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप लोग घर पे खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व करिए बुक से। आपको मॉडल मिल जाएगा, आपके यहाँ पे मॉडल मिला होगा ना, बोलो। तो इस टॉपिक वाइज आप लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ट्राई करिए 2 मिनट। तो यहां क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1 सेकेंड में कितने बुलेट्स निकल रहे हैं? n बुलेट्स। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये F डेल्टा t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका? 0, बोलो था। लेकिन यहां कितने बुलेट्स हैं? ये 1 बुलेट का है, इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं। कई बुलेट्स है ना, तो 1 बुलेट का कितना होगा? mv माइनस mu। तो n बुलेट्स का n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां m कॉमन लेंगे। f कितना आपका दिया है? 144। टाइम 1 सेकेंड लेना है आपको। m कॉमन लेंगे, v माइनस u इंटू n। मास कितना दिया बुलेट का? 40 ग्राम दिया है। तो 40 गुणित क्या करोगे? 10 घाते माइनस 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम कर देंगे। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? केजी में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? केजी में। तो 144 इंटू 10 के पावर 40 10 के पावर माइनस 3। वेलोसिटी कितना दिया? n तो निकालना ही है। वेलोसिटी ये कितना? 0 है ना। v निकालना है। v क्या? v तो दिया हुआ है, कितना दिया है? 1200 दिया हुआ है, माइनस 0। तो आप 1200 क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हो ना। तो 144 40 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 12 इंटू 10 के पावर 2 इंटू n निकालना है। तो ये 12 बार हम क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और ये 10 के पावर माइनस क्या बचेगा? 3, यानी n आ जाएगा आपका 12/40 इंटू 10 के पावर माइनस 3 प्लस 2। फाइनली कितना आएगा? 12/40 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो ये 4 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा? 3 बुलेट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक 10 बचेगा ना, यहाँ पे 10 कट जाएगा तो कितना जाएगा? 3। तो आपका आंसर आएगा बच्चों कितना? 3 बुलेट्स पर सेकेंड। कितना आएगा? हाँ, 3 बुलेट्स पर सेकेंड। आंसर जो होगा आपका 3 बुलेट पर सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका बच्चों ये लेक्चर जो होता है आज के लिए इतना ही। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे जाके घर पे क्वेश्चन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे चलेंगे हम न्यूटन्स 3rd लॉज ऑफ मोशन पे, एक्शन रिएक्शन का लॉ पढ़ेंगे और उसके लॉ के जो एप्लीकेशन होते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? लिफ्ट प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज क्लास में इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को होगी, ठीक है बेटा। तो दोनों क्लास आपको करना है और रेगुलरिटी रख करके आप क्लास करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। तो थ्योरी का नोट्स बनाइए यहाँ से, ठीक है। और कोई किसी कन्फ्यूज़न इसमें से? क्लियर एवरीथिंग? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, तो पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।